नमस्कार मित्रों। आज हमारे राहुल जी फिर उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले दुनिया के इन्वेस्टर्स को डराया कि वो भारत में इन्वेस्ट ना करें और अब उन्होंने चीन की तारीफ की है अमेरिका में और मैन्युफैक्चरिंग का जो है उन्होंने बताया कि चीन में बेरोजगारी नहीं है। अभी उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। चीन के बेरोजगारी आंकड़े चीन ने देने बंद कर दिए हैं। राहुल जी की जानकारी के लिए आपको बता दें कि आंकड़े चीन ने देने अपने इकोनॉमी के संबंध में चीन ने आंकड़े देने बंद कर दिए हैं। तो चीन का क्या है अभी वो तो पता नहीं, किंतु भारत का जो इन्होंने ये दर्शाने का प्रयास किया कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग की अवस्था ऐसी है, तो इसकी जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदार खुद ये और इनका परिवार है। इनके परनाना श्री नेहरू जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत की जीडीपी जो है वो 2.7 लाख करोड़ थी। 2.7 लाख करोड़ रुपीस उस समय भारत की जीडीपी थी। वर्ल्ड जीडीपी में भारत का हिस्सा 4% था और इंडिया वॉज द रिचेस्ट इकोनॉमी एट दैट टाइम ऑफ एशिया। फिर से सुने, 2.7 लाख करोड़ जीडीपी, दुनिया के जीडीपी में 4% स्थान और एशिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री भारत हुआ करता था। और जब 1965 में नेहरू जी ने छोड़ा, वो फौत हुए, तब भारत की जीडीपी जो थी 1965 में वो 1984 करोड़ थी। 1984 करोड़ तब इंडिया की जीडीपी थी। 2.7 लाख करोड़ से 1984 करोड़, ये जो है भारत के जीडीपी का हाल था। यानी कि 47 से लेके 65 तक लगभग 13-14 साल जो है में वो भारत का जो आर्थिक विकास था वो आगे 1 इंच बढ़ने के बजाय पीछे आया। ये जब आंकड़े खुद मैंने देखे तो मुझे खुद समझ में नहीं आया। ये बड़ी मतलब विचित्र सी बात है। तो उसके कारणों के तह में जब जाने का प्रयास किया तो मैं 2 आपको कारण बताता हूँ। तमाम कारण थे लेकिन मैं आपको 2 मैं चीज़ें बताता हूँ। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि नेहरू जी की आर्थिक या जो ये विकास पुरुष जो ये जो क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया जो बोलते हैं कांग्रेस, वो कैसे थे। एक कंपनी थी बंगाल में, स्टील कंपनी मार्टिन बर्न लिमिटेड। वो विश्व की बेहतरीन इंटीग्रेटेड इस्पात कंपनियों में से एक थी, जिसके पास में अपने खुद के आयरन और माइंस, जिसके बाद अपने खुद के जो है वो कोल माइंस और अपनी फैक्ट्रीज, और उसके बाद स्टील बनने के बाद वैगन्स और रेलवे कोचेस बनाने की फैक्ट्रियां और रेल्स बनाने की फैक्ट्रियां इनके पास थी। ऐसा इनका पूरा एक समूह का, कारखानों का समूह बंगाल के आसनसोल में था और आसनसोल के पास बर्नपुर नामक स्थान में था और वहाँ पर उनके 30,000 एम्प्लॉयज़ काम करते थे। एट वॉज द बेस्ट कंपनी, स्टील, वन ऑफ द बेस्ट स्टील कंपनी इन द वर्ल्ड। आज़ादी के बाद में इसको जो है वो इसको बना दिया गया इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। उसमें 3 लाख एम्प्लॉयज़ हो गए उस कंपनी में और वो कंपनी बंद हो गई। एक उदाहरण। उसके बाद मोदी नगर उत्तर भारत का एक सबसे बड़ा एक औद्योगिक क्लस्टर था, जहां पर की तमाम सारी फैक्ट्रीज थी, सैकड़ों कंपनीज थी और उनके साथ साथ एंसिलरी यूनिट्स आसपास में थी और जिसमें हजारों लोग काम करते थे। उसके स्वामी थे, उसके वो मोदी जी थे, राय बहादुर गुजरमल मोदी थे। राय बहादुर गुजरमल मोदी से नेहरू वो एक संभवतः एक किसी हिंदूवादी पार्टी को सपोर्ट करते थे। उसका नतीजा निकला कि नेहरू ने उनके ऊपर झूठे केसेस लगा करके और उनकी फैक्ट्री सारी की सारी बंद करवा दी। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। तो इन 2 उदाहरण से आपको समझ में आया, तब मुझे समझ में आया कि क्यों भारत की जो इकोनॉमी थी, जो जीडीपी थी, वो आगे 1 इंच बढ़ने के बजाय पीछे कैसे इन 14 सालों में, 13 सालों में आई। तो आप इनके नाना जी जो थे, वो नाना जी जो ये विकसित भारत के जो भारत के जो निर्माता कहे जाते हैं, वो निर्माता नहीं विनाश करता थे। इनकी दादी दादी होंगी,
तो इनकी दादी इंदिरा गांधी, जिन्होंने कि बैंक्स जो होती हैं वो किसी भी देश के इकोनॉमी की रीढ़ होती है, इनकी दादी ने बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया और नेशनलाइजेशन करने के बाद में इनकॉम्पिटेंस भारत के बैंकिंग सेक्टर में घुसा और जिसकी रही सही कसर जब इनकी माँ का शासन आया, यूपीए शासन काल आया, तो जो फ़ोन बैंकिंग थी कि फ़ोन के माध्यम से बड़े बड़े लोन्स दिए जाते थे उद्योगपतियों को, जो उद्योगपति को जो लोन दिया, तो वो जो फ़ोन बैंकिंग के माध्यम से उन बैंकों की, सरकारी बैंकों की हालत ये कर दी कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार आई थी, सारे के सारे बैंक जो है वो बदहाल थे, बर्बाद होने की स्थिति में थे, बैंकरप्ट होने की स्थिति में थे। और बैंक जो है वो लोन्स की रिस्ट्रक्चरिंग करके जो बैंक्स थी वो अपनी बैलेंस शीट्स को बचा रही थी और साथ साथ में वो अपराधी जो उद्योगपति थे, जो उनको हम एक क्रोनी कैपिटलिस्ट थे, उनको बचा रही थी। और 2014 के बाद फिर देश ने नोटबंदी जैसे तमाम सारे कदम देखे और उसके बाद आज जो है वो हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर भारत का विश्व में एक सबसे मजबूत बैंकिंग सेक्टर भारत का बना। तो वो उनके हार्वर्ड वाले अर्थशास्त्री चिदम्बरम और मनमोहन सिंह थे अंडर सोनिया गांधी, और इधर ये चाय वाला, तो ये इसका इकोनॉमिक अर्थशास्त्र। 1990 में आपकी नाना, आपकी नानी, आपके नाना के मैंने 2 उदाहरण दिए, आपकी दादी, आपके पिताजी, उनको तो आप छोड़िए, लाइसेंस और परमिट में राज में उन्होंने भारत की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस थी उसको अवरुद्ध करके रखा। हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट 2%, 3% कही जाती थी इन अहिंदुओं के द्वारा। और 2000 उसके बाद नरसिम्हा राव का शासनकाल आया। नरसिम्हा राव के शासनकाल में लाइसेंस परमिट राज हटा, भारत ने कुछ प्रगति करनी शुरू की। फिर 10 साल एनडीए का शासन रहा और 10 साल एनडीए शासन रहने के बाद में भारत ने कुछ प्रगति की और हमारा एमएसएमई सेक्टर डेवलप हुआ। बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो साइकिलें हों, चाहे वो छोटी मशीनरी हो, आगरा जो है वो एक गढ़ था, इंजन्स का गढ़ था, लुधियाना साइकिल्स का गढ़ था, ऐसे तमाम सारे क्लस्टर्स डेवलप हुए भारत में। और भारत जब प्रोग्रेस कर रहा था उसी समय जब आपकी सरकार आई और आपकी सरकार ने आकर के न जाने चाइना के साथ क्या किया कि चाइना के जो उत्पाद थे, चाइना के उत्पाद जो सामान्य देश सब लोग एंटी डंपिंग शुल्क लगाते हैं, सारे के सारे शुल्क शून्य किए आपके अर्थशास्त्री वित्त मंत्री चिदम्बरम ने, और भारत में चाइना को उन 10 सालों में छा जाने दिया। चाइना अपने उद्योगों को सब्सिडी दे करके भारत में माल डंप करा रहा था और आप जो है वो भारतीय उद्योगों का जो है वो टैक्सेस को लेकर के, वैट और तमाम टैक्सेस को लेकर के, और आप दम निकाल रहे थे। जो दर आपने जो है आप पूरा जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इसके बारे में रिकमेंडेशंस है 20 साल पहले आ गई थी, किंतु आप वो 10 साल उसको दबाए रहे और दबा करके आपने भारत की इंडस्ट्री को आपने नष्ट किया और चाइना को आपने भारत के ऊपर में छा जाने दिया। फिर आपने मेक इन इंडिया का जो है वो भी आपने मजाक उड़ाया। तो राहुल जी, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, आप बेशर्म तो आप हैं ही, आप जो है आप इतनी बेशर्मी आप लाते कहाँ से पता नहीं। आप जो है वो झूठ बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने के बाद में कोर्ट में जाते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं और कोर्ट भी आपके ऊपर इतना मेहरबान है कि आपकी माफ़ियों को मान लेता है। और ये आप लगातार कर रहे हैं, और हैबिचुअल ऑफेंडर, और आपको कोर्ट भी आपकी माफ़ी मांग लेता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो है भारत में रह करके, भारत के बाहर जा करके कृपा करके आप जो है वो इतनी नासमझी भरी बातें आप ना किया करें, वो इस देश के लिए अच्छा होगा। शेष मुझे पता है कि आप निहायत बेशर्म किस्म के इंसान हैं, आपके ऊपर इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। भारत की राजनीति में आपने एक लफंगा जो है वो पॉलिटिक्स को आपने जो है वो जन्म दे दिया है, जिसमें कि आंख मारना और लोगों को जो मर्जी आए झूठ झपाट आपको बोलने के बाद में जो है जब पकड़ने की बारी आए तो अपनी बातों से मुकर जाना, ये सब आप कर रहे हैं। इस चीज़ों से आप देश को कहाँ लेना चाहते हैं, देश कहाँ जाएगा, ये आप और शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं, किंतु देश इसको समझ रहा है और देश इसका आपको जो है वो आगे जवाब भी देगा। झूठ बोल करके आपने अभी ज़रूर थोड़ा सा कुछ कर लिया है, कि आगे आपको इसका जवाब मिलेगा, इतना मुझे पता है। धन्यवाद।